2000 से प्राइवेट जो सेक्टर शुरू हुआ तो उसी समय IRDA का निर्माण हुआ। आगे आप पढ़ाएंगे IRDA क्या होता है, IRDA क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है। तो IRDA जब तक LIC अकेले जीवन बीमा का काम करती थी तब तक केवल सरकार के गाइडलाइन से हो जाता था, लेकिन जब 1999 से प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उस समय एक IRDA गवर्नमेंट ने एक उसकी अलग संस्था बना दी है, उसको बोलते हैं IRDA है ना। इंग्लिश में होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में होगा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण कब बना, तो 1999 में बना है। 1999 हाँ 99, और 1 अप्रैल सन 2000 से भारत में लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल सन नहीं 1999 में बना है और लागू हुआ है 1 अप्रैल सन 2000 से। अच्छा 2000। तो IRDA सन जो 2000 से लागू हुआ उसका नाम थोड़ी से और बढ़ गया। जैसे IRDA वर्ष करते थे तो IRDAI हो गया, लास्ट में एक आई और जुड़ जाता है तो उसका इंग्लिश हो जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया। इंडिया में कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल सन 2000 से। और हिंदी में हो गया भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो IRDA का नाम आ गया तो IRDA का थोड़ी चैप्टर और पढ़ा लेते हैं कि IRDA कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो ये समझिए कि IRDA ही मेन इंश्योरेंस सेक्टर में उसी के गाइडलाइन से ही काम होता है। जैसे बैंक में RBI काम करता है, जितने भी बैंक है सरकारी प्राइवेट सारे बैंक RBI के गाइडलाइन से काम करते हैं। उसी तरह जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सारे का सारा गाइडलाइन IRDA का ही रहता है। और IRDA ही लाइसेंस भी देता है, कोई भी अभिकर्ता का लाइसेंस IRDA ही देता है ना। किसी भी अभिकर्ता को IRDA लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। जैसे अभी आप लोग पेपर देना है आप लोगों को, तो ये IRDA का ही पेपर ले रही है कि आप बीमा का काम करने के लिए कितना योग्य हैं, कितना योग्य नहीं है। अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं तभी आपको IRDA लाइसेंस देती है कि आप फील्ड में इंश्योरेंस का काम भी कर सकते हैं। अगर आप उसको इंश्योरेंस नहीं एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे तो जब तक पास नहीं होंगे तब तक आप इंश्योरेंस का काम आपके लिए अवैध है ना। तो इंश्योरेंस वो एग्जाम पास करने के लिए गाइडलाइन है, 50 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन में ऑप्शनल रहता है 4 ABCD या 1 2 3 4, और उसी में आपको एक क्वेश्चन आंसर का एक ऑप्शन सही होता है। सही ऑप्शन में आपको कंप्यूटर से टिक लगाना है और 1 घंटे का ही पेपर होगा, 1 घंटे बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो IRDA का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कभी कभी पूछ लेता कितने घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 25 घंटे की ट्रेनिंग ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, आपको 25 घंटे की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। उसी तरह जिस तरह आप लोगों को IRDA का एग्जाम पास करना पड़ता है उसी तरह एक थर्ड पार्टी होता है TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या होता है कि जैसे आप किसी कस्टमर को देखते हैं कि ये बीमा करने योग्य है कि नहीं है। बीमा करने योग्य का मतलब कि जिस व्यक्ति का आपको बीमा करना है वो व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए, वर्तमान में स्वस्थ होना चाहिए, है ना। अगर लेडी है तो वर्तमान में प्रेगनेंसी टाइप पर उसका बीमा नहीं होता है। अगर बीमा अपन करते भी हैं एक कंडीशन में हो भी जाता है तो उसका एक वोमेन का अलग से मेडिकल होता है, मेडिकल चेकअप जब वो फिट होगी तभी उसका बीमा स्वीकार होगा, या कि कुछ प्रीमियम अतिरिक्त लगा के भी बीमा स्वीकार कर लिया जाता है अगर ज़्यादा उसमें क्रिटिकल नहीं हुआ तो। इसी तरह डिलीवरी के 90 दिन बाद ही उसका बीमा अपन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि डिलीवरी हो ही 10 दिन बाद हम उसका इंश्योरेंस कर दें। किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी के 90 दिन के बाद से लेकर के डिलीवरी के 90 दिन के बाद ही उसका बीमा कर सकते हैं।
ये वोमेन क्लाज होते हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ फर्स्ट अंडर राइटर करता है। और अगर आप लोग उसको करके लाते हैं तो फिर तभी टीपीए के पास जाता है, यानी थर्ड पार्टी उसको चेक करती है, उसका ब्लड सैंपल देना पड़ता है, उसका ईसीजी होता है, जो भी आवश्यक जांच होगी वो जांच होगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसमें देखेगा इसको कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है, उस हिसाब से फिर उसका प्रीमियम कैलकुलेट होगा, तब जाके इंश्योरेंस होता है ना। तो आपको किसी भी व्यक्ति के बीमा योग्य हित है तभी उसका इंश्योरेंस होगा। इसी तरह जिसके पास कुछ भी इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं काम करता है, उसका भी इंश्योरेंस नहीं होगा, चाहे भले ही वो स्वस्थ व्यक्ति हो। आपको बीमा करते समय बताना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ करता है, मजदूरी करता है या कि बिजनेस करता है या खेती करता है, उसमें से कितना इनकम कमाता है, साल भर में 10,000 कमाता है, 50,000 कमाता है, 2 लाख कमाता है, ये सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए, है ना। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए समाज में किसी घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसके रहने ना रहने पर समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप ये समझ लीजिए कोई 70 साल का अगर सियाना आदमी है तो उसके पास बीमा योग्य हित नहीं है, उस व्यक्ति का बीमा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, कोई पागल टाइप में है, तो उसका बीमा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी डेथ हो सकती है उसकी, क्योंकि वो अपना हित और अनहित नहीं समझता है, तो इसलिए उसका भी बीमा नहीं होगा। है ना। तो IRDA के रूल्स है कि कैसे किस व्यक्ति को बीमा करना है, किसको नहीं करना है। इसी की ट्रेनिंग एजेंट को लेना पड़ता है, इसके बाद एग्जाम पास करके उसको ये सिद्ध करना पड़ता है कि इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखते हैं। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग कुछ जो भी जिस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति होना स्वाभाविक है ना। तो उसके लिए एक आयोग बना गया है कि किसी भी व्यक्ति बीमा कंपनी का अगर कोई शिकायत होती है तो कहाँ किसके पास शिकायत कर सकता है, कितनी से कितने तक कहाँ कर सकता है। इसलिए उसमें 3 या 4 उसमें आयोग बनाए गए हैं। तो एक बीमा लोकपाल बनाया गया है और 3 आयोग बनाए गए हैं। इसको आप लिख लीजिए। पहला बीमा लोकपाल, और फिर इसके 3 आयोग हैं, एक जिला आयोग, एक राज्य आयोग, एक राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्र आयोग। तीन आयोग हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्र आयोग, है ना। और राष्ट्रीय आयोग और बीमा लोकपाल एक अलग है, उसमें हम अपन शिकायत करेंगे लेकिन वो आपको दंड नहीं दे सकता है ना। वो एक मीडिएटर है, एक समझौता करवाता है कि जब कोई भी कंपनी और कस्टमर का विवाद होता है तो पहले वहाँ जाएगा बीमा लोकपाल, दोनों की समस्या सुनी जाएगी, दोनों को देखा जाएगा किसकी गलती है, उस गलती के आधार पर उसको बोला जाएगा भैया आप इतना कर ले, इस तरह से निपटा लो। अगर वो उस समझौता को मान लेता है तो वहीं से केस समाप्त हो जाता है, अगर नहीं मानता है तो फिर वो केस चला जाता है कोर्ट में। तो अगर एक बात विवाद तो बहुत होती है इसमें। हाँ, जो व्यक्ति नहीं पाते हैं बात विवाद का मतलब जब कोई भी बात अपने स्तर से ऊपर निकल जाती है, जिसमें लिखित शिकायत होती है ना, तो वो बात विवाद, बाकी वार्तालाप का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप कोई चीज़ लिखित शिकायत नहीं होगी कहीं तो उस बात विवाद का तो एक नॉर्मल ही दिया जाता है। तो अगर 1 लाख से 1 रुपये से लेकर के 30 लाख रुपए तक का शिकायत है तो बीमा लोकपाल पे जाएगा। और इतना ही 1 रुपये से लेकर के 30 लाख तक का शिकायत जिला आयोग में भी आएगा। 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक उसके ऊपर जाएगा राज्य आयोग में। और 1 करोड़ से ऊपर जो भी विवाद की स्थिति में पैदा होगा वो सब जाएगा राष्ट्रीय आयोग में। तो 3 आयोग हो गए और एक बीमा लोकपाल हो गया। तो बीमा लोकपाल में केवल समझौता होता है ना। हाँ, मीडिएटर है, वो किसी को दंड नहीं दे सकता, लेकिन जो आयोग होता है, जो फोरम होता है, जो कोर्ट होता है, वो जिस पक्ष की गलती होगी उसको दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है।
है ना। तो ये 3 आयोग गए। उसी में क्वेश्चन बनता है कि जिला आयोग में शिकायत कितने दिनों में की जा सकती है, तो आप उसमें बताएंगे कि जिला आयोग में शिकायत 1 साल के अंदर कभी भी की जा सकती है। 1 साल के अंदर। हाँ, 1 साल कब से लिया जाएगा? जब से किसी नीचे वाली कंपनी में फैसला हो जाता है। जैसे आपने लोकपाल में आवेदन किया, लोकपाल में वो फैसला हो गया कि नहीं भाई ऐसा करो, और नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ से 1 साल माना जाएगा। जिस बीमा लोकपाल में जो निर्णय की डेट होगी, उस डेट से 1 साल के अंदर वो आगे फोरम में जा सकता है। किसी भी फोरम में जाने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। किसी भी फोरम में जाने के लिए कोई भी फीस नहीं रहती। इसकी भी घुमा फिरा के पूछता है कि श्री रमेश प्रसाद जी ने एक ICI कंपनी से 10 लाख का इंश्योरेंस लिया था, उस इंश्योरेंस में उसका क्लेम हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, है ना, और रिजेक्ट करने के इस डेट को रिजेक्ट कर दिया। अब वो बीमा लोकपाल में जाना चाहता है तो कितनी फीस लगेगी, ऐसे घुमा के पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछता। तो आपको ध्यान देना है कि बीमा लोकपाल में जाने के लिए आपको कितनी फीस लगेगी। फिर 4 ऑप्शन दे देगा, बीमा धन का 10%, बीमा धन का 1%, कुछ नहीं, इसमें से तीनों। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी फोरम में जाने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती। हाँ, ये ध्यान देना। तो कोई भी फोरम में कोई भी शिकायत ले जा सकता है, कोई भी फीस नहीं है। कोई भी निचली अदालत के फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके हाई वाले लेवल में जा सकता है ना। जैसे जिला का कोई फैसला आया, वो हमको मान नहीं है तो हम राज्य में जा सकते हैं। राज्य का फैसला आया, नहीं हम सर मान लें तो हम राष्ट्र में जा सकते हैं, है ना। उसके ऊपर अपन ऊपर जा सकते हैं। तो IRDA से रिलेटेड ये अभी 7-8 क्वेश्चन हम आपको बताएं। इसी में से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन IRDA से जरूर आएगा। कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी एक PDF भेजेंगे उसमें, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और IRDA के जो क्वेश्चन है उस PDF में 100 के ऊपर है, 100 105 से लगभग 120 तक IRDA के क्वेश्चन है वहाँ पर। कितने क्वेश्चन रहेगा, कितने क्वेश्चन के पेपर रहेंगे? 50 क्वेश्चन के पेपर रहेंगे और अपने को 17 नंबर लाना है। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है ना, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। 50 नंबर के क्वेश्चन है, इत्मीनान से आप करेंगे। तो अभी 4 लोग पेपर दिए, जिसमें से सभी लोग 19-22, आज के दोनों सेट में 2 लोगों ने 23-23 पाया है ना। पर उनका जो कहना है कि डायरेक्ट सर आप जो पढ़ाते हैं उसमें से डायरेक्ट एक भी नहीं आता, लेकिन वही उसी क्वेश्चनों को घुमा फिरा के आता वही है ना। तो अपन कुछ, जैसे आपको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज हो गया कि बीमा क्या है, बीमा कितने प्रकार के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, है ना। उसमें जनरल इंश्योरेंस में मेच्योरिटी नहीं होती है, केवल सुरक्षा होती है। तो अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आता तो अपने को इतना आइडिया होता है कि ये हो सकता है जनरल इंश्योरेंस है कि लाइफ इंश्योरेंस। अब सेकंड चैप्टर चलते हैं। कोई भी इंश्योरेंस करने के लिए उसको क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड कौन कौन से रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को LIC लेना है तो उसके लिए सबसे पहले एज प्रूफ होना अनिवार्य है। सबसे पहले उसका वो कितने साल का व्यक्ति है ये प्रूफ करना उसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। एज प्रूफ, है ना। किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस करने के लिए उसका एज प्रूफ, हाँ एज प्रूफ अनिवार्य है। उसका एज प्रूफ को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्टैंडर्ड एज प्रूफ और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। एज प्रूफ को 2 भागों में बांटा है, एक है मानक आयु प्रमाण पत्र और दूसरा है अमानक आयु प्रमाण पत्र। हाँ, अमानक, नॉन स्टैंडर्ड। तो पहले मानक आयु प्रमाण पत्र समझ लीजिए। मानक आयु प्रमाण पत्र वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं जिसमें आपका एज, दिन, तारीख, महीना और साल तीनों चीज लिखी रहती है। आप किस डेट को पैदा हुए हैं, कौन से महीना को पैदा हुए हैं, किस वर्ष पैदा हुए हैं, ये तीनों चीज स्पष्ट लिखा है। वो ऐसे रिकॉर्ड जो भी आपके पास होंगे वो सभी स्टैंडर्ड एज प्रूफ कहलाएंगे, और जिन रिकॉर्डों में केवल सन लिखा रहेगा वो नॉन स्टैंडर्ड में कहलाएंगे, अमानक आयु प्रमाण पत्र कहलाएंगे। अब आप कुछ समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल हमको बताइए कि अमानक आयु प्रमाण पत्र
क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स में आप मानेंगे? हमारा कार्ड प्रमाण पत्र जिसमें जो इसमें दर्शाया नहीं जाएगा सर। क्या नहीं जाएगा? इसमें दर्शाया नहीं जाएगा। नहीं दर्शाया जाएगा, लेकिन वो कौन सा किस डॉक्यूमेंट्स में केवल सन लिखा रहता है? आप सन तो जन्म प्रमाण पत्र में लिखा रहता है। जन्म प्रमाण पत्र में तो मतलब ये तो आपको स्टैंडर्ड प्रूफ हो गया, मानक हो गया। इसमें आपका डेट, किस डेट को, किस महीने को, किस तारीख को पैदा हुए, तो ये तीनों चीज लिखी है, ये मानक हो गया। ये हाँ, मानक हो गया। जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मार्कशीट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। कोई अगर विदेश जाता है तो उसके लिए पासपोर्ट बनता है, तो वो भी हो गया, है ना। आधार कार्ड भी हो गया, आधार कार्ड में जिसमें पूरा पूरा लिखा है, ये मानक हो गए। इसी तरह अमानक बताइए कोई एक आध दो आप। अमानक अमानत में क्या होगा सर? इसका प्रमाण पत्र ही नहीं, उसमें क्या दर्शाएंगे? नहीं, कुछ कागज होते हैं जिसमें आपका सिर्फ उम्र लिखी रहती है, वो चीज़ हम कह रहे हैं। किस कागज में केवल उम्र लिखा रहता है आपका? परिचय पत्र में। परिचय पत्र में, वही तो पूछ रहे हैं। और दूसरा राशन कार्ड भी होता है, हाँ, राशन कार्ड भी होता है। उसमें केवल उम्र लिखी रहती है आपकी, सन नहीं लिखा रहता किस सन को पैदा हुए हैं आप। हाँ, निवास प्रमाण पत्र में भी नहीं लिखा है। हाँ, और एक चीज और है, जन्म कुंडली में तो सब लिखा रहता है, लेकिन LIC उसको मानक नहीं मानती है, उसको अमानक में रखी है जन्म कुंडली। अच्छा, जन्म कुंडली। हाँ, वो प्रमाणित नहीं मानती है LIC। और एक चीज और है, जो आधार कार्ड जो पुराने बने हैं, जिसके में केवल सन लिखा हुआ है, जैसे आपके मम्मी पापा का हो सकता बने हो 1970, है ना, 1965, तो अगर पूरा नहीं लिखा हुआ है तो वो अमानक कहलाएंगे। अच्छा। हाँ, आधार कार्ड में अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी तो वो अमानक हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया ना। लेकिन एक चीज और है, जो मानक अमानक होते हुए भी मानक कहलाती है। जैसे जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है ना, और उसके पास आधार कार्ड भी नहीं, लेकिन मान लीजिए बिरला कंपनी में, रिलायंस कंपनी में कहीं काम करता है, वो परमानेंट है वहाँ, और उसके सर्विस रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ लिखते हैं वो लोग कि इस डेट को इसका जन्म हुआ, अंदाज में भले लिखें लेकिन लिखते हैं, तब ना 60 साल बाद 62 साल बाद रिटायर होगा। जब उसका सन नहीं लिखेंगे तो कैसे रिटायर मानेंगे उसको? तो इसको बोलते हैं नियोक्ता का प्रमाण पत्र। नियोक्ता मतलब प्राइवेट कंपनी, है ना, जिस कंपनी में नियुक्ति है उसको नियोक्ता बोलते हैं। तो नियोक्ता का प्रमाण पत्र मतलब अगर नियोक्ता कोई कंपनी ये लिख के दे देती है कि श्री राम प्रसाद जी ने 1 सितंबर 1956 को इनका जन्म हुआ है, तो वो 1 सितंबर 1956 उसका स्टैंडर्ड प्रूफ कहलाएगा। उसका अगर ID कार्ड मिल जाता है, आधार कार्ड तो अलग चीज़ है, ID प्रूफ मिल जाएगी तो वो स्टैंडर्ड का एज प्रूफ कहलाएगा। है ना। अब ये तो बीमा करने का रिकॉर्ड हो गया आपकी। किसी भी व्यक्ति को बीमा करने के लिए क्या चीज़ होगा? सबसे पहले उसकी आयु प्रमाण पत्र ही लगेगी, है ना। आयु प्रमाण पत्र के आधार पर ही आप आप सर्टिफाइड कर पाएंगे कि इसका बीमा होगा कि नहीं होगा तो कौन सा वाला बीमा होगा, कितने दिन का होगा। बिना आयु प्रमाण पत्र के आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, है ना। अब किसी व्यक्ति का अगर बीमा करना है, उसके लिए पॉलिसी होल्डर एक नामनी बनाता है कि मान लीजिए बीच में हमको कुछ हो गया, हम नहीं रह जाते हैं या हमारी डेथ हो गई, तो ये पैसा कौन लेगा? तो एक नामनी बनाना पड़ता है, वारिस। तो नामनी, एक पॉलिसी होल्डर कितने लोगों को नामनी बना सकता है? एक तो बना सकता है, एक को बनाना है, लेकिन एक से अधिक भी बना सकता है वो, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपके मम्मी पापा हैं और मान लीजिए उम्र उनकी अभी 45 साल है ना, उनके 3 बच्चे 2 बच्चियां हैं, तो 2 बच्चियों की उन्होंने शादी कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन 3 बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। तो मान लीजिए वो एक अपना बीमा करवाते हैं, 5 लाख रुपए का बीमा लेते हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे मान लीजिए न रह गया तो ये पैसा कौन ले,
तो पूरा का पूरा अपने वाइफ का नामनी कर सकते हैं, और चाहें तो आधा पैसा अपने वाइफ मतलब अपने मैडम को दे दें, और आधे में तीनों बच्चों को लिख दें कि मेरे न रहने पर आधा पैसा मेरी पत्नी को मिले और आधे में ये तीनों बच्चों को मिल जाए। तो चाहे वो जितने लोगों को नामनी बना दें, उसमें कोई नामनी एक को तो बनाना ही पड़ेगा, और एक से अधिक बना सकते हैं, ऐसे समझिए। और परसेंटेज भी पॉलिसी होल्डर ही नियुक्त करेगा, नहीं कि 4 व्यक्ति का अगर नामनी बना रहा है तो ये जरूरी नहीं कि चारों को बराबर बराबर मिले। कस्टमर जितना चाहे उतना लिख के जाएगा, और न रहने पर उतना मिलेगा उसको। जितना लिख के जाएगा, जितना परसेंटेज देगा वो, है ना। तो नामनी एक या एक से अधिक बन सकते हैं। नामनी का जो परसेंटेज है वो पॉलिसी होल्डर तय करेगा, नामनी नहीं कहेगा कि मुझे आधा चाहिए। पॉलिसी होल्डर स्वतंत्र है, जिसको जितना देगा उसको LIC उतना ही बाद में न रहने पड़ेगी। तीसरी चीज नॉमिनेशन में एक और भी है कि नॉमिनी बीच में भी पॉलिसी होल्डर बदल सकता है। ये नहीं है कि अगर एक बार हमने जो नॉमिनी कह दिया वही रहेगा। कस्टमर एक धारा होती है, धारा 39 में ये सारी चीज लिखी हुई है कि धारा 39 के तहत कोई भी कस्टमर नॉमिनी को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, और जितनी बार चाहे उतनी बार बदल सकता है। ये नहीं है कि वो पूरे पॉलिसी होल्डर में 2 ही बार बदल सकता है, 4 बार बदल सकता है, जब मर्जी चाहे उसकी तब बदल सकता है। तीसरी कंडीशन, चौथी बात उसमें एक नॉमिनी में और आता है कि अगर जैसे आप हैं और आप अपनी पॉलिसी करवाएंगी और अपने पॉलिसी में अपने बच्चे को नॉमिनी डलवा दें कि मेरे न रहने पर खुदा नकास्ता मेरे बच्चे को पैसा मिले, है ना, मेरे पति को पैसा न मिले तो मेरे बच्चे को पैसा मिले। तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनी यदि नाबालिग है, 18 साल से कम है, तो उसमें एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्त करना पड़ता है, मतलब एक अपॉइंटी बनाना पड़ता है। अपॉइंटी क्या कहलाता है? अपॉइंटी को कहलाता है कि नाम उसका डायरेक्ट अधिकार नहीं रहेगा, उस नॉमिनी के बाद उसका रहेगा कि जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक जो भी लिखना है, जो भी निर्णय लेना है वो उसके अगेंस्ट में ले सकता है। लेकिन जब नॉमिनी 18 साल का पूरा हो जाएगा तो फिर नियोक्ता का वहां से अधिकार समाप्त हो जाएगा, है ना। तो वो आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नॉमिनी किस प्रकार के नॉमिनी में एक अपॉइंटी बनाना पड़ता है। तो अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसमें एक अपॉइंटी लिखना पड़ेगा, ठीक। नॉमिनी में ही एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि नॉमिनी का अधिकार कब आता है। किसी भी बीमा में नॉमिनी का अधिकार कब आता है? ये बताइए कि नॉमिनी का बहुत बढ़िया है ना। और जिंदावस्था में क्या कर सकता है नॉमिनी? अपने बच्चे के नाम करवा सकते हैं जिंदा में। हाँ, पॉलिसी होल्डर करवा सकता है, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो नॉमिनी कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये बात नहीं समझ में आई। ये कह रहे हैं कि जैसे आपने अपना बीमा लिया है ना, और अपने बीमा में अपने हस्बैंड का वारिस बना दिया कि मान लीजिए मुझे दुर्भाग्य से कुछ हो जाता है तो ये पैसा मेरे हस्बैंड को मिले। लेकिन जब तक आप जीवित हैं तो आपके हस्बैंड उस बीमा में कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप बता रहे हैं कि बदल भी सकते हैं, नाम किसी और के नाम कर सकते हैं। नहीं, बीमा तो आपका है ना। हाँ, बीमा तो मेरा है। आप कुछ कर सकती हैं, आप नामनी बदल सकती हैं। आप अपने हस्बैंड को रखे हैं, कल अपने मम्मी पापा को भी कर सकती हैं, परसों फिर अपने हस्बैंड को कर सकती हैं या अपने बच्चों को कर सकती हैं। लेकिन आपके जीवित रहते हुए आपके कुछ नहीं कर सकते। यही हम कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी होल्डर के जीवित रहते नॉमिनी उसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि नॉमिनी संपूर्ण दावे का अधिकारी है कि नहीं है? नहीं है। सिर्फ वो मृत्यु दावा का अधिकार सकता है, किसी भी मरने के बाद वो अपना दावा कर सकता है।
लेकिन संपूर्ण दावे में नहीं कर सकता कि उसकी मेच्योरिटी भी ले ले, वो लोन भी ले ले, पॉलिसी भी सरेंडर करवा दे, ये कुछ नहीं कर सकता। ये सारे अधिकार पॉलिसी होल्डर के पास है। जिसका बीमा है वो सब कुछ कर सकता है ना। बेसिक चीज ये समझ लीजिए कि नामनी को सिर्फ मृत्यु दावे का अधिकार है, बल्कि इसके अलावा किसी भी दावे का अधिकार नहीं है। बाकी संपूर्ण दावे का अधिकार कस्टमर को है। सिर्फ मृत्यु दावा छोड़कर, जब वो खत्म हो जाएगा तब ना वो मृत्यु दावा का नंबर आएगा। बाकी जीवित अवस्था में संपूर्ण अधिकार पॉलिसी होल्डर का है ना। तो नामनी वाला क्लास समझ में आ गया होगा। शुरू में बीमा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कब हुआ IRDA, कब बना, एक स्टार्टिंग हुई। इसके बाद बीमा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसका आयु प्रमाण पत्र, और उसके सेकेंडरी में इनकम है, लेकिन सबसे पहले आयु प्रमाण पत्र है, फिर सेकेंडरी में इनकम आता है। अगर आपके पास आयु है, प्रमाण पत्र सही है, लेकिन आप अगर कुछ नहीं कमाते हैं तो आपका बीमा भी नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट पहले आयु प्रमाण पत्र, दूसरा उसका होगा इनकम, तीसरा होगा उसका स्वास्थ्य, आप कमाते भी हैं और एज प्रूफ भी है, लेकिन आप बीमार हैं तो भी आपका बीमा नहीं होगा, है ना। तो सारे कंडीशन अपने को समझ लेना है। क्वेश्चन कैसे भी समझ अगर आएगा तो उसको अपन जवाब खोज सके। अब दावा कब बात आई है, मृत्यु दावा, तो दावा कितने प्रकार के होते हैं, कोई भी बीमा में दावा कितने प्रकार के होते हैं। तो दावा 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सर्वाइवल बेनिफिट, यानी SB क्लेम, जिसको गांव के भाषा में बोलते हैं बोनस, कि हमारा 5 साल में बोनस आया है LIC का, है ना। तो उसको SB क्लेम बोलते हैं, मतलब सर्वाइवल बेनिफिट। हिंदी में बोलते हैं उत्तरजीविता, है ना। तो उत्तरजीविता क्या चीज़ है, जो बीच बीच में पैसा मिलता है, जिसको मनी बैक बोलते हैं, वो SB क्लेम कहलाता है। फिर दूसरा हो गया मेच्योरिटी दावा। दूसरा हो गया मेच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता दावा। हिंदी में उसका हो गया पॉलिसी परिपक्व हो गई, हमारी पूरी हो गई। मतलब जितने दिन का कोई कस्टमर बीमा करवाता है, उतने दिन यदि वो जीवित रह जाता है तो उसका पैसा, जो भी बीमा धन और जो ब्याज रहती है, वो मिलाकर मिलता है, उसको बोलते हैं परिपक्वता दावा। तीसरा हो गया, पहला हो गया तो SB क्लेम, दूसरा मेच्योरिटी क्लेम, और तीसरा होता है एक सरेंडर, जिसको कोई कस्टमर भले 20 साल का बीमा लिया है, उसकी इच्छा है कि मैं 5 साल बाद मैं पॉलिसी को पैसा को निकाल लूँ, मुझे आगे मेरे चलाने की व्यवस्था नहीं है, या मुझे आज पैसा की ज़रूरत है, तो उसको उस पैसे को, पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, यानी बंद कर सकता है ना। तो सरेंडर का हिंदी मूल होता है समर्पण, उसको बोलते हैं समर्पण। हाँ, तो पहले क्या होता था कि समर्पण वैल्यू ऐसा नहीं रहता कि आज आप बीमा करवाएं, कल आप अपना सरेंडर करवा दें, उसमें समर्पण वैल्यू नहीं मिलेगी। कम से कम पहले के बीमाओं में 3 साल हुआ करता था, 3 साल के पहले वो समर्पण नहीं होती थी, सरेंडर नहीं होता था। लेकिन अभी IRDA ने 2024 में पॉलिसियों को चेंज किया है। उसमें अब 1 साल बाद आपके पॉलिसी में समर्पण वैल्यू आ जाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी कस्टमर 1 साल अगर किस्त भर दिया है तो वो अपनी पॉलिसी को आगे बंद भी करवा सकता है, मेच्योरिटी में भी ले सकता है ना। तो तीसरा दावा हो गया सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य, और चौथा वो हो जाता है डेथ क्लेम, यानी मृत्यु दावा। तीसरा लास्ट में हो गया मृत्यु दावा, यदि कस्टमर जीवित नहीं रहता, बीच में उसकी डेथ हो जाती है, जो भी नामनी होगा उसको तो मृत्यु दावा दे दिया जाएगा। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नींद आने लगी है थोड़ा पढ़ते पढ़ते, सही बात है। और पढ़ने में नींद आती भी है, आप कभी भी जब स्कूल टाइम में रहता है तब भी नींद आती पढ़ने में। जी सर, 1-2 बजे लेना चाहिए ना। हाँ, तो चलिए कल से क्लास करेंगे, कुछ 12 से ले लें, 12 से ले लें, तो आपका नींद का टाइम बचा रहेगा।
और तो अभी आज के लिए इतने कर लीजिए आप। 3-4 चैप्टर हो गए हैं, उस चैप्टर को आपको देखना है और कल इसके आगे पढ़ाएंगे आपको प्रथम प्रीमियम रसीद क्या होती है, ग्रेस पीरियड क्या है, फ्री बुक अवधि क्या है ना, और अनुग्रह अवधि क्या है, कितने दिन में कोई पॉलिसी अगर नहीं जमा कर पाता तो पॉलिसी बंद हो जाती है ना। ये सारी चीज़ इकट्ठा बहुत हो जाएगा, इतना आप इसको करिए। कुछ चीज़ हम अभी आपको और भेज देंगे तो